हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि ध्येय आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। हमने संस्कृति और ध्येय स्टार्ट किया है, दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे आज ये पहला टेस्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सामान्य अध्ययन और हिंदी साथ ही में है। 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और करंट अफेयर यहाँ पे जुलाई अगस्त 2024 का दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया गया है, तो हम हिंदी का यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची 1 में धार्मिक शिक्षक हैं, सूची 2 में संबद्ध स्थान दिया हुआ है। तो रामानुजाचार्य कहाँ से संबंधित है? तो रामानुजाचार्य जो है ये तमिलनाडु से संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का हो जाएगा चौथा। और ज्ञानदेव जो थे महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो बी का हो जाएगा पहला। और लाल शाहबाज कलंदर जो थे यह सिंध से संबंधित थे, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बसवन्ना हो जाएंगे कर्नाटक के, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 ऑप्शन किस में है? तो 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी? तो इस जो है 1857 के विद्रोह को जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, पवनार आश्रम या फिर वर्धा आश्रम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है यहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और समय याद रखिएगा, तो 17 अक्टूबर 1940 को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने राम की सेना का गठन किया था? कोया विद्रोह, रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह या फिर बस्तर विद्रोह? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के समय जो है आंदोलनकारियों ने रामसंड यानी कि राम की सेना का गठन किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबद्ध था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो ब्रह्म रक्षा आंदोलन जो था यह किससे संबंधित था? तो यह आर्य समाज से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में संस्था संगठन है और सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो भारतीय सुधार संघ इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने की थी, तो ए का हो जाएगा दूसरा। देव समाज की स्थापना जो है शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी, तो बी का हो जाएगा पहला। और भारतीय महिला संघ, तो भारतीय महिला संघ की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने किया, तो सी का हो जाएगा चौथा। और भारत स्त्री महामंडल जो है इसकी स्थापना किसने की? तो सरला देवी चौधरानी ने इसकी स्थापना की, डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ संपादक दिए हैं। 10 रोजा, गुलाम हुसैन, स्वराज टी प्रकाशम, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी? तो कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 10 रोज़ा। जो यहाँ पे गुलाम हुसैन दिया हुआ है गलत है। 10 रोज़ा के जो संपादक हैं वे हैं अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आयोग है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित गवर्नर जनरल दिया है, इनको सुमेलित करना है। रेले आयोग, तो रेले आयोग से संबंधित गवर्नर जनरल कौन से हैं? तो इनसे संबंधित गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, तो ए का हो जाएगा पहला।
सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग से संबंधित जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो बी का हो जाएगा चौथा। इंच कैप आयोग, तो इंच कैप आयोग के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम वो कौन थे, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रीडिंग। सी का हो जाएगा पहला, सॉरी सी का हो जाएगा दूसरा। लिंडसे आयोग, तो लिंडसे आयोग के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो इस समय जो है थे लॉर्ड इरविन, तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी, बम्बई, बेलगाम, मद्रास या फिर सतारा। तो इसकी स्थापना जो है, होम रूल की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 28 अप्रैल 1916 में बेलगाम में की गई थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 सिरों वाला बोधिसत्व कहाँ स्थापित है, बाघ की गुफा में, कन्हेरी गुफा में, अजंता की गुफा में या फिर एलोरा की गुफा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कन्हेरी की गुफा में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 11 सिरों वाला बोधिसत्व कन्हेरी गुफा में स्थापित है। कन्हेरी गुफा भारत के सबसे बड़े बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका समय जो है ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र अलवार संत अंडाल निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी, संत पूडम, संत पेय, संत पेरिये या फिर संत तिरुमिलिसई। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, संत पेरिये की पुत्री थी कौन, तो एकमात्र महिला अलवार। अलवार कौन थे, तो दक्षिण भारत में विष्णु के जो उपासक थे, यानी कि जो विष्णु के उपासक थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें अलवार कहा जाता था। ऐसे ही नैनार थे जो कि किसके उपासक थे, तो ये शिव के उपासक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडाल जो थी एक महिला थी, अलवार संत थी एक महिला अलवार संत जो कि संत पेरिये की पुत्री थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में लेखक दिया गया है। तो द ग्रेट रेबेलियन, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक अशोक मेहता हो जाएंगे, ए का हो जाएगा दूसरा। रेबेलियन 1857, इसके जो लेखक हैं कौन है, तो इसके लेखक पीसी जोशी हो जाएंगे, तो बी का हो जाएगा चौथा। और साथ ही अवध हिंद रिवोल्ट, तो अवध हिंद रिवोल्ट के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे रुद्रांशु मुखर्जी, सी का हो जाएगा तीसरा। और इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, इसके जो लेखक हैं ये हो जाएंगे जी.बी. मलसेन, तो यहाँ पर डी का हो जाएगा पहला। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 1 3 इसका सही कूट होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, और कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पंचेत पहाड़ी बांध, दामोदर नदी, तिलैया बांध, बराकर नदी, मैथान बांध, कोनरा नदी, कालागढ़ बांध, रामगंगा नदी, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो मैथान बांध कोनरा नदी दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। मैथान बांध जो है यह बराकर नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो कोबाडा जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ए का हो जाएगा दूसरा। बांगड़ा चुटका ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बी का हो जाएगा चौथा। और जैतापुर, तो जैतापुर महाराष्ट्र में स्थित है, सी का हो जाएगा पहला। और माही बांसवाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो माही बांसवाड़ा जो है यह स्थित है राजस्थान में, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, सात ताल, भीमताल, चंद्रताल या फिर नकुचिया। तो इस यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रताल। चंद्रताल जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। बाकी सात ताल, भीमताल और नौकुचिया ताल जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जगदीशपुर, बबराला, विजयपुर, आंवला। तो इसमें से जो है कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो विजयपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित ना हो करके मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है।
उत्तराखंड, बीरहोर झारखंड, मुरिया छत्तीसगढ़, टोडा केरल। तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है, यह नीचे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रांची उत्तराखंड बिल्कुल सही है, बीरहोर झारखंड बिल्कुल सही सुमेलित है, मुरिया छत्तीसगढ़ ये भी सही सुमेलित है। टोडा जो यहाँ पे केरल दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। टोडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु की है, केरल की नहीं है, तो यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा ये 1 2 3 हो जाएगा, और 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। जीरो घाटी, तो जीरो घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ए का हो जाएगा चौथा। केशकाल घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो केशकाल घाटी जो है यह स्थित है छत्तीसगढ़ में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और कंबम घाटी, तो कंबम घाटी जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, सी का हो जाएगा दूसरा। और अराकू घाटी तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, डी का हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका सही कूट होगा, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है? वर्ग, शरुंड, कोल, नूनाटक, स्पिट। तो इसमें से कौन सा जो है हिमनद द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। स्पिट जो है यह सागरीय जल द्वारा निर्मित भू आकृति है, ना कि हिमनद द्वारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानीय पौन है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो ब्रिक फील्डर अर्जेंटीना, हबूब सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्रिक फील्डर अर्जेंटीना गलत है। ब्रिक फील्डर जो है यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली पवन है, ना कि अर्जेंटीना में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित हैं? ओजास डेल सलाडो, कोटोपैक्सी, लास्कर, संगे। इसमें से कौन जो है यह एंडीज पर्वत में स्थित हैं? तो एंडीज पर्वत में जो यहाँ पे स्थित हैं वह हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि सारे यहाँ पे जो ज्वालामुखी दिए हुए हैं सभी के सभी एंडीज पर्वत में स्थित हैं। एंडीज पर्वतमाला जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, यह पूछा गया है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ मुहाना दिया हुआ है। जाम्बेजी नदी गिनी की खाड़ी, पोटोमैक नदी चेपसिकी की खाड़ी, और पो नदी काला सागर, जायरे नदी मोजाम्बिक चैनल। तो कौन सा इसमें से जो ऐसा है जो कि सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। पोटोमैक नदी जो चेपसिकी की खाड़ी दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जाम्बेजी नदी गिनी की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। और पो नदी जो है काला सागर में ना गिर के एड्रियाटिक सागर में ये इसका मुहाना है। और साथ ही जायरे नदी जो है यह मोजाम्बिक चैनल में नहीं, यह कहाँ पे गिरती है, तो ये अटलांटिक सागर में गिरती है। तो ऑप्शन बी पहले से सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में यहाँ पे पर्वत दिए हुए हैं और सूची 2 में इनकी अवस्थिति दी गई है। तो देखते हैं, मैकेंजी पर्वत तो ये स्थित है कनाडा में, तो ए का हो जाएगा तीसरा। अल्बुर्ज जो स्थित है यह ईरान में स्थित है, बी का हो जाएगा चौथा। मैकनले, तो मैकनले जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यूएसए अमेरिका में स्थित है, सी का हो जाएगा पहला। एल्ब्रुस तो ये रूस में स्थित है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पेट्रोलियम क्षेत्र है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। बर्गन कुवैत, एबरडीन स्कॉटलैंड, मोसुल इराक, गछसारन सऊदी अरब। तो इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गछसारन है ये ईरान में स्थित है, ना कि सऊदी अरब में। गछसारन जो है यह ईरान में स्थित है, ईरान का ये क्षेत्र है, ना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सऊदी अरब का ये नहीं है, तो ईरान में ये स्थित है, इसको जानते रहिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना जाता है? उजार्क पठार, एडवर्ड्स पठार, कम्बरलैंड पठार या फिर लॉरेंटियन पठार। तो कैनेडियन शील्ड के नाम से जो पठार जाना जाता है ये कौन सा पठार है? तो ये जो है लॉरेंटियन या फिर लॉरेंसियन पठार है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों की मूल सूची में निम्न में से कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है, या फिर अनुच्छेद 43 इसमें से कौन से जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर संसद सदस्य मात्र 6 माह के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, यह किस वाद में अभिनिर्धारित हुआ? तो ये जो अभिनिर्धारित किया गया, यह निर्धारित किया गया SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा वाद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का जो प्रारंभ हुआ किस वर्ष से हुआ? तो यह किया गया 1962 से। तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ वर्ष 1962 में हुआ। यह संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आने वाला समय होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, बिल्कुल सही है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है, अभी हमने ऊपर ही देखा, बिल्कुल सही है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ये गलत है। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं उनका उत्तर मौखिक नहीं लिखित दिया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वह है ऑप्शन सी, क्योंकि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इनका उत्तर मौखिक ना होकर के लिखित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है असत्य कथन, बाकी सब सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया गया है, तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? पहला है कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 201 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि गलत है। अनुच्छेद 201 में ना होकर के ये अनुच्छेद 213 में है। क्या? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें च्युत कर सकता है, यानी कि हटा सकता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दूसरा कथन जो है यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे जो कथन सही है वह केवल दूसरा है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले कथन में दिया हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्त राज्यपाल तय करता है और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें हटा सकता है, तो यहाँ पे ये गलत है। राज्यपाल सेवा आयोग के राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन जो है यह हटा सकता है, राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है यह जबड़े की मांसपेशी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में अंडोत्सर्ग यानी कि ओवल्यूशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? कूप उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर एरिथ्रोलाइटिन हार्मोन? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यह मानव शरीर में अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ इनकी कमी से होने वाले रोग दिए हुए हैं। तो कैल्सीफेराल से कौन सा रोग होता है? तो कैल्सीफेराल से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, एक हो जाएगा तीसरा। और रेटिनाल से जो यहाँ पे रोग होता है यह केरेटोमेसेसिया होता है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। और राइबोफ्लेविन से किलोसिस नामक रोग होता है, सी का हो जाएगा चौथा। और नियासिन से तो पेलाग्रा नामक रोग होता है, नियासिन से डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। तो इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे
उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा। तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें जो व्यक्ति खड़ा रहेगा उस व्यक्ति का भार जो है यह शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑडियोफोन, ओडोमीटर, ऑडियोमीटर या फिर फोनोग्राफ। तो यहाँ पे जो ध्वनि की तीव्रता मापता है उसे उसका क्या नाम है, तो ऑडियोमीटर उसका नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक जो है यह घटेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक भोजन ग्रहण करने संबंधी विकार है। पिका डिसऑर्डर, बुलिमिया नार्वोसा, एनोरेक्सिया नार्वोसा या फिर आर्थोरेक्सिया नार्वोसा। तो यहाँ पे जो अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधी विकार है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बुलिमिया नार्वोसा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है कि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक असंवैधानिक सर्वोच्च परिषद है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि रघुराम राजन समिति ने सबसे पहले इसके गठन का प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। इसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है, ये यहाँ पे गलत है। जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ना कि आरबीआई का गवर्नर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सुमेलित करना है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए रुपए के आवक स्रोत और प्रतिशत भारांश के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो आवक स्रोत है और साथ ही प्रतिशत भारांश यहाँ पे दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कितना है, तो 5%, ए का हो जाएगा। दूसरा निगम कर, तो निगम कर में यहाँ पे 17% होगा, बी का हो जाएगा पहला। और आयकर में, तो आयकर में 19% होगा, तो सी का हो जाएगा चौथा। और जीएसटी एवं अन्य कर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा 18%, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2143। 2143 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है। दूसरा है कि भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। तो एक तरफ जंतु पादप उत्पाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवैध तस्करी % में दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो हाथी दांत का जो तस्करी होता है 15% होता है, ए का हो जाएगा। दूसरा पैगोलिन सल्क जो है इसका कितना होता है, तो इसका होता है 28%, बी का हो जाएगा चौथा। और शीशम का कितना होता है, तो ये होता है 35%, सी का हो जाएगा पहला। और गैंडे की सींग का कितना होता है, तो ये होता है 29%, डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, इसका सही कोड हो जाएगा 2 4 1 3, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे कथन है कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने हेतु उनके विशिष्ट निकेत को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। कारण है कि किसी भी जीव के कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या है। पहला है कि इनकी कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है। दूसरा है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ निज उत्पादक क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। बुनाई, तो बुनाई जो है कहाँ पे स्थित है, बुनाई हो जाएगा उड़ीसा में। तो
ए का हो जाएगा दूसरा। जमर पानी, तो जमर पानी मध्य प्रदेश में स्थित है, बी का हो जाएगा चौथा। और संदूर पहाड़ी, संदूर पहाड़ी, तो संदूर पहाड़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में संदूर पहाड़ी, तो सी का हो जाएगा पहला। और राधा नंदपुरम जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा, तो 2 4 1 3 इसका सही कूट होगा 2 4 1 3, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, ऊष्मा, अवरक्त किरणें, यक्ष किरणें, भारी धातु, लवण। इसमें से कौन जो है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो प्रोटीन को ना विकृत करने वाली जो यहाँ पे किरण है यह है अवरक्त किरण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऊष्मा, एक्स किरणें और भारी धातु लवण जो है यह प्रोटीन को विकृत करते हैं, जो विकृत नहीं करता है वह है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओला का संबंध सामान्यतया निम्नलिखित में से किस बादल के साथ होता है, तो ओला का संबंध जो है यह कपासी वर्षी के साथ, क्यूमुलस निम्बस के साथ इसका संबंध होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, अलबामा यूएसए, रूर जर्मनी, कैंटन जापान, दक्षिण ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंटेन जो जापान दिया हुआ है, कैंटेन जो है यह चीन में स्थित क्षेत्र है ना कि जापान में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेष सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी कि HIV के द्वारा एड्स रोग होता है जो एक है, तो यह एक क्या है, तो यह एक हो जाएगा रेट्रो वायरस, ऑप्शन यह एक यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु जो है इसके द्वारा एड्स रोग होता है जो कि एक रेट्रो वायरस है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है, यह भाग 4 अध्यायों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ भाग एवं अध्याय दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके प्रावधान दिए हुए हैं, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है यह पूछा गया है। तो भाग 1 वित्त बिल्कुल सही है, भाग 2 ऋण लेना ये भी सही सुमेलित है, और भाग 3 जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, गलत है। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार बिल्कुल सही यहाँ पे सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजोटोप परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो राइजोटोप परियोजना का जो उद्देश्य है यह है गैंडे के अवैध शिकार पर रोक लगाना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डार्क ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं, तो डार्क ऑक्सीजन जो है इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है सूर्य के प्रकाश के बगैर गहरे समुद्र में बनने वाली ऑक्सीजन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सा से कथन सही है या फिर है, पहला है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो कि यहाँ पे गलत है। लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका विचलन तथा प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये भी यहाँ पे गलत है, दोनों कथन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंगनी रंग का जो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य है यह कम होता है जिसके कारण इसका विकिरण अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है, और इसीलिए कहीं भी खतरे का संकेत देना होता है तो लाल रंग लगाया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे आपको, तो यहाँ पे दोनों कथन सही नहीं है, गलत है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ये भी यहाँ पे सही है। और तीसरा कथन दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है तो उसे अपना प्रतिबिंब चौगुनी चाल, गलत है, दुगनी चाल के पास जो है आता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आप किसी स्पीड से आ रहे हैं और शीशे में आप देखेंगे तो आपको अपनी स्पीड दुगनी दिखाई देगी आपके रियल स्पीड से, तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। दूसरा है कि गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है।
तीसरा है कि बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल दो सही है, पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो यहाँ पे गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में उत्तल दर्पण दिया हुआ है, जो कि गलत है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में क्या प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। साथ ही साइड मिरर, यानी कि जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड में मिरर लगता है, वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को। इस टॉपिक से प्रकाश से, यानी कि लाइट और लेंस वगैरह से यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन तथा अपमार्जक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है दोनों की अजैव अपघटनीय है, दोनों ही अजैव अपघटनीय है। दूसरा है कि दोनों मृदु जल में झाग बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा डी, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग पेट्रोलियम के साथ मिश्रण के रूप में किया जाता है। दूसरा कथन है कि इथेनॉल पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है। तीसरा कथन है कि इथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से जो है दो कथन सही हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो यहाँ पे सही है। ऑप्शन यहाँ पे जो आप दूसरा कथन दिया हुआ है कि हानिकारक है, ये हानिकारक है बट कम हानिकारक है, तो पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल दो यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाइयाँ हैं। दूसरा है कि किडनी शरीर से विषैले पदार्थों को हटाने में मदद करती है। और तीसरा कथन है कि रक्त का पीएच मान 6.4 होता है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हैं? तो पहला एवं दूसरा तो बिल्कुल सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। रक्त जो है अम्लीय नहीं होता है। आप जानिए कि कोई भी विलयन जब उसका पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ना वो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा, यानी कि उदासीन होगा। जैसे कि जल जब 7 से प्लस होगा, यानी कि 7 से एक्स्ट्रा 7.1 हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा, तो वो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से अगर कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो रक्त जो होता है, रक्त की प्रक्रिया जो होती है क्षारीय होती है, ना कि अम्लीय। तो यहाँ पे दिया हुआ 6.4 जो कि गलत है। रक्त का पीएच मान जो होता है वह 7.4 होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए केवल दो ही यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी, ये कथन ही गलत है। पहला कथन ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत 2009 में की गई थी, ना कि 2008 में। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। शेष सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। किसके बारे में? तो एनआईए के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य हाइपोथैलेमस का नहीं है? तो हाइपोथैलेमस का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने में हार्मोन्स का नियंत्रण करती है, बिल्कुल सही है। यह भूख, प्यास तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है, ये भी सही है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, गलत है। यह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण करता है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका कार्य नहीं है, बाकी से सभी हाइपोथैलेमस के कार्य है। मस्तिष्क, यहाँ पे मस्तिष्क का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। व्यक्ति की दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका किस बल के कारण जो है लगता है? तो ये जो झटका है ये लगता है अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति कार से यात्रा कर रहा है और कार अचानक बाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को दाईं ओर की तरफ एक झटका लगता है। यह झटका अपकेंद्रीय बल के कारण लगता है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जिसकी उत्पत्ति वस्तु के जड़त्व गुण के कारण होती है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था यह लेडेन और रस्किन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुलों में निवास करती है?
तो ये जो है ये निवास करती है 70.2% निवास करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे नगरीय संकुल नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है प्रथम श्रेणी के नगरीय संकुल नगर कहलाते हैं। भारत में इनकी संख्या जो है 468 है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% इसी वर्ग 1 के नगरीय संकुलों या फिर नगरों में निवास करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है जिसमें ग्लूकोज का अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल का अणु बनता है। यदि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? तो यहाँ पे जब ग्लूकोज के 3 अणु विघटित होंगे तो पायरुविक अम्ल के यहाँ पे 6 अणु बनेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंकाइट, क्यूपराइट, कैलामीन या फिर कैलोमल। तो इसमें से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? तो इसमें जो जिंक का अयस्क नहीं है वह हो जाएगा क्यूपराइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यूपराइट जो है कापर या फिर तांबा का अयस्क होता है। बाकी जिंकाइट, कैलामीन और कैलोमल जो है यह किसका अयस्क है? तो यह जिंक का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम क्रम लगाना है, तो इनका जो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और पीलीभीत। पीलीभीत सबसे पश्चिम में स्थित है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा यमुना नदी के तट पर स्थित है या फिर हैं? कालपी, कौशाम्बी, इटावा, कन्नौज। तो इसमें से कौन से जो हैं यमुना नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कालपी, कौशाम्बी और इटावा। कन्नौज जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नार्डिक देशों के समूह में शामिल नहीं है? आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या फिर डेनमार्क। तो इसमें से जो है नीदरलैंड यह नार्डिक देशों के समूह में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नार्डिक देशों में जो टोटल देश स्थित है 5 देश हैं। यह है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नीदरलैंड इसमें स्थित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों का सही घटता क्रम है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही घटता क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा शिक्षित है, फिर कानपुर नगर आ जाएगा और फिर हो जाएगा औरैया और फिर इटावा। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है। दूसरा है कि न्यूरल ट्यूब से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम विकसित होता है। तीसरा है कि न्यूरल ट्यूब दोष केवल आनुवंशिक कारकों के कारण होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है कि मानव भ्रूण के हृदय का विकास गर्भधारण के 3रे सप्ताह में शुरू होता है। दूसरा है कि हृदय की धड़कन गर्भधारण के 6ठे सप्ताह में शुरू होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही नहीं है या फिर है? पहला है कि हृदय का पूर्ण रूप से विकसित होना गर्भधारण के 9वें सप्ताह में होता है। दूसरा है कि भ्रूण के अंगों की प्राथमिक संरचना का निर्माण गर्भधारण के पहले तिमाही में होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। भ्रूण का हृदय गर्भधारण के 9वें सप्ताह तक पूर्ण विकसित नहीं होता है, बल्कि इसका पूर्ण विकास जो है दूसरे तिमाही में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है? हाँ, तो यहाँ पे पहला है कि भ्रूण के अंगों की परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पूर्ण होता है। दूसरा है कि भ्रूण के अंगों की संरचना गर्भधारण के 4थे तिमाही में कार्यशील होती है। अब कौन सा यहाँ पे सही है? सही कथन पूछा गया तो सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो अंगों का कार्यात्मक होना दूसरे तिमाही में शुरू होता है। भ्रूण के अंगों का परिपक्वता का स्तर गर्भधारण के अंत तक पहुंचता है जब वे नवजात शिशु के लिए कार्यात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही है यहाँ है। पहला है कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, जो कि सही है। दूसरा है कि सभा कुलीन वर्गों का कुलीन वर्गों या कुल वृद्धों की संस्था थी, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, और दूसरा कथन है कि ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन और कारण से। कथन है कि हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। कारण है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की स्त्री आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन गलत है बट कारण सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है। पहला है कि हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। दूसरा है कि 811 से 812 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने द्वारका की विजय की, और दूसरा कारण है कि इस क्षेत्र में रहने वाले समुद्री डाकू इस बंदरगाह से मक्का जाने वाले हज यात्रियों को लूटा करते थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो इसके संदर्भ में यहाँ पे पहला कथन सही हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्का नहीं था। मुहर, आत्मा, बिनसात या फिर चंदन। तो इस अकबर के द्वारा जो सिक्का यहाँ पे जारी नहीं किया गया था सोने का, वह कौन सा था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी चंदन। बाकी मुहर, आत्मा और बिनसात ये तीनों सिक्के अकबर द्वारा जारी किए गए थे और तीनों सोने के थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेस वे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन एक है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। दूसरा है कि यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से होकर गुजरेगा। तीसरा है कि इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में पड़ेगी, और चौथा है कि इस एक्सप्रेस वे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कथन इनके बारे में सही है, तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो दिया हुआ है कि 13 जिलों से, तो ये टोटल 12 जिलों से जाएगा, 13 जिलों से नहीं, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा यहाँ पे इसकी सबसे अधिक लंबाई बदायूं जिले में है, बिल्कुल सही है। इसका इस एक्सप्रेस वे पर 5 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी यहाँ पे सही है। तो पहला, तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऐसे मंडलों की संख्या कितनी है जिनके अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। तो ऐसे मंडलों की संख्या टोटल 3 है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। ये जो 3 जिले हैं जिनके अंतर्गत ये ऐसे 3 मंडल हैं जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, वो हैं लखनऊ, कानपुर और मेरठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में से किनमें जो है श्वसन के लिए क्लोम या फिर गिल्स नहीं होते हैं। पहला है डॉल्फिन, दूसरा है व्हेल, तीसरा है वालरस, चौथा है ऑक्टोपस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्टोपस में यहाँ पे गिल्स नहीं होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में किनमें श्वसन के लिए क्लोम गिल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो गिल्स हैं ना ये डॉल्फिन में होते हैं, ना व्हेल में और ना वालरस में, ऑक्टोपस में ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसका हृदय 4 कक्षीय है। मगरमच्छ, छिपकली, नेक्ट्यूरस यानी कि पानी का कुत्ता या फिर मेढक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसमें जो है हृदय 4 कक्षीय होता है, तो ये 4 कक्षीय हृदय जो होता है यह मगरमच्छ में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उभयचरों एवं सरीसृपों में हृदय मुख्यतः त्रिकक्षीय ही होता है, परंतु अपवाद स्वरूप मगरमच्छों में हृदय जो है यह 4 कक्षीय होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं। तो औद्योगिक नगर कौन सा नगर कहलाएगा, तो जहाँ 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी हो उसे क्या कहेंगे, तो औद्योगिक नगर कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में ना स्थित होकर के ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? तो ब्लू कार्बन यहाँ पे जो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा गृहीत कार्बन है उसे क्या कहेंगे? तो उसे ब्लू कार्बन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उतबी मोहम्मद गोरी का दरबारी इतिहासकार था जिसकी पुस्तक तारीख़ यामिनी है। दूसरा है कि फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी। तीसरा है कि अलबरूनी को फारसी का होमर कहा जाता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो केवल एक कथन सही है, बाकी यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो महमूद गजनवी के दरबार में फिरदौसी अलबरूनी उतबी आदि विद्वान थे। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, गजनवी का था ये। यहाँ पे मोहम्मद गोरी दिया हुआ है तो पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। जिसकी पुस्तक तारीख़ यामिनी थी, तो ये पुस्तक जो थी उतबी की ही थी, लेकिन यह मोहम्मद गोरी का दरबारी इतिहासकार ना होकर के महमूद गजनवी का था। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि फिरदौसी ने महमूद गजनवी के आदेश पर शाहनामा लिखी, तो ये दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसे फारसी का होमर कहा जाता है, तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है, ना कि अलबरूनी को। तो पहला एवं तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। दूसरा कथन है कि संथाल आदिवासी विद्रोह 1855-56 के नेता सिद्धू एवं कान्हू दो भाई थे। तीसरा है कि फ़कीर विद्रोह जो कि 1776 और 77 ईस्वी में हुआ, पंजाब क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख नेता मजनू शाह और चिराग अली थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। दूसरा है कि भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। तीसरा है कि सैयद अहमद ने पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का क्या अर्थ है? तो संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का यहाँ पे अर्थ है कि राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन एको कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? तो कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो भगत जवाहरलाल ने कूका आंदोलन को 1840 के करीब में शुरू किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो 1857 की क्रांति के समय किन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो यहाँ पे इसमें से मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये तीन थे जिन्होंने 1857 क्रांति के समय लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि जनरल जॉन निकिल्सन जो थे, इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ दी गई है इनकी अवस्थिति। तो सेखा झील कहाँ पे स्थित है? तो सेखा झील जो है ये अलीगढ़ में स्थित है। और बखीरा झील संत कबीर नगर में हो जाएगा, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। सरसई झील इटावा में स्थित है, सी का हो जाएगा दूसरा। और सौज झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो सौज झील मैनपुरी में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनके लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लंबाई में घटते क्रम के अनुसार यहाँ पे सबसे लंबी हो जाएगी घाघरा, फिर गोमती और फिर रामगंगा और फिर राप्ती। इनकी लंबाई देख लेते हैं। तो घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर है, गोमती की लंबाई 940 किलोमीटर, रामगंगा की जो लंबाई है यह 690 किलोमीटर और राप्ती की लंबाई 640 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर
जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, यह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ आवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे गैर जरूरी विद्युत लाइटें बंद कर इसे मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अर्थ आवर 2024 की थीम हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी है कि इसका प्रारंभ सिडनी से वर्ष 2009 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी पैनल IPCC करता है, गलत है। इसका जो आयोजन है यह WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है इसके द्वारा किया जाता है। WWF के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ना कि IPCC के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसके संबंध में सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितनी होगी? तो उनकी संख्या टोटल 11 होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से धारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में से बेमेल युग्म का चयन करें। सतत विकास दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनका लक्ष्य दिया हुआ है और पूछा गया है इसमें से कौन से बेमेल हैं, यानी कि कौन से इसमें सुमेलित नहीं हैं। तो सतत विकास लक्ष्य 13 समुद्री संसाधन, बिल्कुल सही, गलत है। लक्ष्य जो सतत विकास 13 है इसमें समुद्री संसाधन ना करके जलवायु परिवर्तन या जलवायु कार्यवाही दिया हुआ है। सतत विकास लक्ष्य 8 सतत आर्थिक सहायता, बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, बिल्कुल सही है। सतत विकास लक्ष्य 12 मरुस्थलीकरण को रोकना, गलत है। सतत विकास लक्ष्य 12 का उद्देश्य है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। तो चौथा भी यहाँ पे गलत है, तो पहला एवं चौथा गलत है क्योंकि बेमेल ही पूछा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। तो अम्ब्रेला कानून के नाम से इसमें जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से यमुना, गोमती तथा दाईं ओर से रामगंगा, कर्मनासा आदि नदियाँ मिलती हैं। दूसरा है कि गोमती एक स्तरीय नदी है जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत का दलदली क्षेत्र यानी कि फुल्लर झील है। तीसरा कथन है कि बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। चौथा है कि काली सिंध नदी राजस्थान के टोंक जिले से निकलकर जगमनपुर यानी कि जालौन के उत्तर में गंगा नदी से मिल जाती हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या फिर हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला एवं चौथा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ नदी तट दिया हुआ है, यानी कि किस नदी के तट पर ये बसा है। औरैया, तो औरैया जो है यह यमुना नदी के तट पर है, ए का हो जाएगा दूसरा। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर है, साथ ही सुल्तानपुर और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज, तो कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है, सी का हो जाएगा। चौथा बदायूं, तो बदायूं जो है यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट शाहजहांपुर में स्थापित है। दूसरा है कि माता टीला जल विद्युत परियोजना जो कि 30.6 मेगावाट का है बेतवा नदी पर है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1878 में निर्मित निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर गंगा से निकाला गया। दूसरा है कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है जो फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान पर यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। और तीसरा है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है जो बनवासा नामक स्थान पर शारदा यानी कि काली या महाकाली नदी से निकाली गई है या फिर निकली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी यहाँ पे सत्य हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो उर्मिल बांध नहर से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो महोबा। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर, बी का हो जाएगा चौथा। और
हरौरा बांध नहर से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो वाराणसी और मिर्ज़ापुर हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा पहला। और राजघाट नहर से, तो राजघाट नहर से ललितपुर, झांसी और हमीरपुर लाभान्वित होगा। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा 2413 होगा। 2413 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल, इसमें से कौन कौन से जो हैं यह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसमें से जो है दादरी और सिंगरौली ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो डार्ली पाली दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। और विंध्याचल तो यहाँ पे विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे सिर्फ दादरी और सिंगरौली ही ऐसा क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा इसमें से नाभिकीय शक्ति संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से नरौरा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और काकरापारा जो है यह गुजरात में स्थित है। और इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कोयला आधारित दिया हुआ है तो दादरी और सिंगरौली हो जाएगा। डार्ली जो है यह डार्लीपाली जो है यह उड़ीसा में स्थित है, जबकि विंध्याचल जो है यह यूपी में ही स्थित है लेकिन कोयला आधारित नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 107 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्रम से हैं, तो कौन सा यहाँ पे लुप्त अक्षर का नेक्स्ट क्रम हो जाएगा? तो MKLN हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, तो 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस तिथि को हुआ। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ कितनी बार रविवार को पड़ेगी? तो इसमें जो है 2 बार उनकी जो विवाह की वर्षगांठ है यानी कि मैरिज एनिवर्सरी 2 बार संडे को पड़ेगी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर क्रम से हैं, तो इसमें से जो क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, CBBA। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 112, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 200। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, यानी कि राम उत्तर पश्चिम में 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो प्रस्थान बिंदु से उसकी जो दूरी है यह हो जाएगी 5 किलोमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय है? तो इसका जो सही समय हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो इसका जो सही समय होगा यह हो जाएगा 2:30, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे जो अंत में आएगी वह हो जाएगी 52, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 और 117 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे निम्नांकित में विषम आकृति, तो इसमें जो विषम आकृति है कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि परफेक्ट का कूट RGTHGEV हो तो इसी कूट भाषा में ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे ब्राउन को DTQYP के रूप में लिखा जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा? तो इसका जो क्षेत्रफल है 9/5 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में प्रारंभ, ये 224 नहीं है 2024 है,
में प्रारंभ अस्मिता योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा किया गया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करना है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन इसके संबंध में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है यह नई दिल्ली भारत में किया गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत के किस राज्य में स्थित चराईदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये चराईदेव मैदान जो है या अहोम जनजातियों से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए किस टैक्स को समाप्त करने की प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यह टैक्स जो है यह गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों से शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है, जिसको जो है बजट 2024-25 में समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया? तो इसमें जो ये देश बना है ये आइवरी कोस्ट बन गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में निम्नलिखित स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन सा एक पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? तो पशुओं पर कार्बन टैक्स लगाने वाला जो प्रथम देश बना वह डेनमार्क बन गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा जोरावर का अनावरण गुजरात के हजीरा में किया गया। जोरावर है एक, तो जोरावर जो है ये एक स्वदेशी हल्का टैंक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में निम्न में से किन्हें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? तो यह नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो इसमें से अपना व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून जो पारित किया गया है किसके द्वारा? तो ये पारित किया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की गई? तो ये जारी की गई है किसके द्वारा? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। दूसरा है कि भारत इस सूचकांक में 81वां स्थान पर रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण वाराणसी में किया? तो ये किया गया है डेनमार्क के साथ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में भारत एवं किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है यह भारत एवं मंगोलिया के बीच में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को फाइनल में पराजित करके अपना पहला महिला एशिया कप खिताब जीत लिया है? तो यह जीता है किसको हराकर? तो भारत को हराकर जीता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में संपन्न विंबलडन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने महिला एकल का खिताब जीता? तो महिला एकल का खिताब बारबोका क्रिजिस्कोवा ने जीता, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? सलखन जीवाश्म पार्क तो किस जिले में इसका वो रखा गया है? तो सोनभद्र में इसका प्रस्ताव रखा गया है बनाने का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, सलखन जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस तिथि को केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 25 जून को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस विश्वविद्यालय में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ, किस विद्यालय में उत्तर प्रदेश के लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों पर बड़े कचरा बैग को लाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये अनिवार्य किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या फिर है व्यक्ति है, दूसरी तरफ पद दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिक सूफ प्रधानमंत्री नीदरलैंड बिल्कुल सही सुमेलित है। मसूद पेजेस्कियन राष्ट्रपति ईरान बिल्कुल सही है। उर्सुला वान डेर लेयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहा 140 प्रश्न जीएस का जिनको हमने सॉल्व किया। आइए अब 60 प्रश्न हिंदी के सॉल्व करते हैं। तो प्रतिरूप का सही विलोम क्या होगा? तो प्रतिरूप का सही विलोम हो जाएगा अनुरूप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा इसमें से अशुद्ध है? रित का अनरित, अनंत का अंत बिल्कुल सही है। तृष्णा का निष्प्रिय भी सही है। संपत्ति का जो यहाँ पे विपत्ति दिया हुआ है यह यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तृष्णा का निष्प्रिय जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। तृष्णा का यहाँ पे बी तृष्णा हो जाएगा सही विलोम, बी तृष्णा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब सही सुमेलित है। घोष का विलोम है, तो घोष का विलोम यहाँ पे अघोष हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? गत, आगत, ज्योति, तम बिल्कुल सही है। दुर्जन का जो देव दिया हुआ है यह सही नहीं है। दुर्जन का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा सज्जन। जंगम का स्थावर बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है? सुनाम, दुर्नाम, सशंक, निशंक, पुरुष, परुष, कोमल, पूर्वीय, पौरस्त्र। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो पूर्वीय का पौरस्त्र दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों समानार्थी हैं, इनका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा पाश्चात्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरवर्ती शब्द का सही विलोम है? उत्तरवर्ती का सही विलोम पूर्ववर्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विपद का विलोम है? संपद, संपत्ति, संपत्ति, विपत्ति। तो विपद का विलोम हो जाएगा संपद। ऑप्शन ए सही आंसर। दिवा का विलोम, तो दिवा का विलोम रात्रि हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, साधर्म का विलोम होगा? तो साधर्म का यहाँ पे जो विलोम होगा यह हो जाएगा वैधर्म। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें से जो त्रुटिपूर्ण है वह कौन सा है? तो ऑप्शन सी तदपि का जो तथापि दिया हुआ है गलत है। तदपि का जो सही विलोम हो जाएगा यद्यपि हो जाएगा सही विलोम। बाकी सब सही सुमेलित है, यानी कि योगी का भोगी, रसवान का विलोम नीरस और मनसा का विलोम कर्मणा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? बहुत, प्रभूत, चोर, मूषक, समूह, समवाय, पानी, पावस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। पानी का पावस नहीं होता है, वर्षा का पावस यहाँ पे सही विलोम होता है, सॉरी सही पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, षडानन पर्यायवाची है? तो षडानन जो पर्यायवाची है किसका है? तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही आंसर। सुधाधर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुधाधर जो है यह पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा का। ऑप्शन सी सही आंसर। सौमित्र शब्द का पर्यायवाची है, यह हो जाएगा लक्ष्मण का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है, सनक शब्द पर्यायवाची है? सनक शब्द पर्यायवाची हो जाएगा कुत्ते का। सनक भी, सुनक भी इसे कहते हैं, तो कुत्ते का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही आंसर। द्युति शब्द किसका पर्यायवाची है? तो द्युति शब्द जो है यह पर्यायवाची है सुंदरता का। ऑप्शन बी सही आंसर। घड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो टूम जो है यह आभूषण का पर्यायवाची होगा, यह घड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कुट, घट और कुंभ तीनों घड़ा के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अहर्निश किसका पर्यायवाची है? तो अहर्निश जो है यह पर्यायवाची हो जाएगा शाश्वत का। ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बलराम का पर्यायवाची नहीं है? तो बलराम का इसमें से पर्यायवाची जोरावर नहीं होगा। जोरावर जो है यह ताकतवर का पर्यायवाची होता है। साथ ही रोहिड़े, हलधर और श्यामबंध ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों बलराम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही आंसर। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग में से कौन सा एक बेमेल है?
तो यहाँ पे लुब्धक का जो बाण दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। लुब्धक का जो सही पर्यायवाची होगा, बहेलिया का ये पर्यायवाची है, और बाण जो है इसका पर्यायवाची ये नहीं है। बाकी मेढक, दादुर बिल्कुल सही है। युवती, तरुणी भी सही है। लक्ष्मी, रमा भी बिल्कुल सही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इच्छु शब्द तत्सम रूप है। इच्छु शब्द किसका तत्सम रूप है? तो ये ईख का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? यजमान, भात, तृतीय, सपत्नी, चोटी। तो इसमें से जो सही विलोम सही तत्सम शब्द नहीं है यह चोटी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका तत्सम हो जाएगा चूड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? भक्त, आश्चर्य, मृत्यु, आंसू। तो तद्भव यहाँ पे आंसू हो जाएगा। ऑप्शन डी। और इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा अश्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावत का सही तत्सम शब्द है। तो महावत का जो सही तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा महापात्र। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसमें से जो बेमेल है यह हो जाएगा ऑप्शन डी। कारवेल का जो करेला दिया हुआ है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। करेला यहाँ पे तद्भव हो जाएगा और कारवेल यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। दोनों का स्थान परिवर्तित है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। शेष सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वहन किसका तत्सम रूप है? तो निर्वहन जो है यह निभाना का तत्सम रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चतुष्काठ का किसका तत्सम है? तो चतुष्काठ जो है यह हो जाएगा चौखट का तत्सम। ऑप्शन बी सही आंसर। तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसमें से कौन सा एक बेमेल है? तो जो बेमेल है यह है ऑप्शन सी। स्तूप का जो यहाँ पे इमारत दिया हुआ है तो स्तूप का यहाँ पे सही थू हो जाएगा, सही तद्भव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लगुड़ किसका तत्सम शब्द है? तो ये लकड़ी का हो जाएगा लगुड़ सही तत्सम शब्द। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्च। मिर्च यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा मरिच हो जाएगा, इसका सही तत्सम शब्द। तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा वाक्य एक अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। सदस्यों के स्थान पर सदस्य होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। शेष सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है यह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी वाक्य शुद्ध दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अनुग्रहित जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अनुगृहीत। इस तरीके से लिखा जाएगा। शेष सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यावत जीवन का शुद्ध रूप होगा। तो यावत जीवन का जो यहाँ पे शुद्ध रूप होगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा यावत जीवन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तरदायी। उत्तरदायी यहाँ पे अशुद्ध है, उत्तरदायी इस तरीके से लिखा जाएगा, उत्तरदायी, ये यहाँ पे शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अब शेष सभी यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं पहले से। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, ये वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में जो वाक्य है कि इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि इस विषय में आपसे क्या कहूँ। ऑप्शन सी में जो है कि उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो, इसका शुद्ध रूप होगा कि उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। ऑप्शन डी है कि तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं खूब जानता हूँ, इसका शुद्ध रूप होगा तुम और तुम्हारे मित्रों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। शेष सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा बिल्कुल शुद्ध है। कृपया आप ही यह बताएं, ये भी शुद्ध है। यह कहना आपकी गलती है, ये भी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। कौन सा शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे
तीनों वाक्य शुद्ध हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे शुद्ध वाक्य हैं, कोई भी अशुद्ध नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसकी यहाँ पे शुद्धिकरण की वर्तनी जो है यह अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह इस तरीके से लिखा जाएगा, शुद्धिकरण। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कृत भी है, अंजलि भी है और पौरुष भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी यहाँ पे शुद्ध है। प्रत्युक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश है, तो इसका जो एक सही वाक्यांश हो जाएगा यह हो जाएगा, जिसका उत्तर देना जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे प्रत्युक्त कहेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हो कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा गीत रूपक। ऑप्शन बी सही आंसर। अजर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है, तो जिससे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहेंगे? तो उसे अजर कहेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर। आदोपांत हेतु उचित वाक्य है, तो आदोपांत हेतु उचित वाक्य हो जाएगा आदि से अंत तक। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे, परित्यक्ता बिल्कुल सही। जो स्त्री सूर भी न दे सके, आसुरपश्या बिल्कुल सही। जो शराब का आदी हो, मद्दप बिल्कुल सही। अनुचित बात के लिए आग्रह जो है अनाग्रह नहीं होता है, दुराग्रह हो जाएगा, दुराग्रह। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। पार्थिव शब्द हेतु, तो जो पृथ्वी से संबद्ध हो उसे पार्थिव कहेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर। कलभ शब्द हेतु, तो कलभ जो है हाथी का बच्चा जो है यह कलभ कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जिसके पाणी में चक्र हो तो चक्रपाणी हो जाएगा। ऑप्शन सी ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा स्वावलंबी। ऑप्शन बी सही आंसर। बिना विचारे अंधवत अनुकरण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा गतानुगतिक हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, त्याग शब्द का सही विशेषण है। त्याग शब्द का सही विशेषण त्यागी भी होगा और त्याज भी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? आकृष्ट, झक्की, वैद्युत, ज्ञापन। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ज्ञापन। ज्ञापन जो है यह विशेष है, इसका जो सही विशेषण होगा ज्ञापित हो जाएगा सही विशेषण। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है, तो कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्णित का जो वर्णन दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, वर्णित विशेषण है और वर्णन विशेष है, स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, शेष सभी शुद्ध है। ऑप्शन डी सही आंसर। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो इसमें जो विशेषण है यह हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तोला भर सोना में प्रयुक्त विशेषण है, तो तोला भर सोना में प्रयुक्त जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा परिमाण बोधक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? तो इसमें से कौन सा एक बेमेल है? तो प्रशंसनीय का जो प्रशंसित दिया हुआ है यह यहाँ पे बेमेल दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रशंसनीय का सही विशेष जो होता है यह प्रशंसा होता है, प्रशंसित नहीं। प्रशंसा इसका सही विशेष होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शेष सभी सही सुमेलित हैं। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या हो जाएगा? तो उर्मिल हो जाएगा सही विशेषण, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बालक जोर जोर से रोता है। वह बालक जोर जोर से रोता है, वाक्य में जोर जोर है, तो जोर जोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, क्योंकि रोना क्रिया है और जोर जोर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झिलमिलाना झिलमिल, छवि छबीला, गंदगी गंदा, खपड़ा खंडित, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, खपड़ा का जो खंडित दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। खपड़ा का जो सही विशेषण होता है खपड़ैल हो जाएगा। एक मिनट, खपड़ैल, खपड़ा का सही विशेषण होगा खपड़ैल, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ पे सब सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है पाथेय का विशेष से शब्द है। तो पाथेय का जो विशेष से शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा पथ, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा टोटल 200 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो अपना स्कोर है टेस्ट सीरीज में 120 प्लस रहिएगा। कैसे भी कोशिश करके, अभी भी टाइम है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, साथ ही टेस्ट सीरीज लगाइए, सब कुछ सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा।